हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे का व्लॉग और इस बार मैंने बच्चों को ये रिटर्न गिफ्ट्स दिए थे। ये आर्टिस्टिक इंडिया करके है, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। अमेज़ॉन से मैंने मंगाए थे, ये टोटल 14 मंगाए थे क्योंकि इतने ही बच्चों को इनवाइट किया था। और ये बर्थडे डेकोरेशंस हैं मरमेड थीम के। मेरी बेटी को मरमेड थीम रखना था इस बार, तो इसमें जो फॉयल बलून्स भी हैं, नॉर्मल बलून्स भी हैं और बर्थडे बैनर है। मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। और रिटर्न गिफ्ट में मैंने एक और चीज़ ऐड की थी, वो मैं बाद में दिखाऊँगी, अभी वो आया नहीं है। और इसमें एक्टिविटी बुक है, पेंट्स हैं और कलर्स हैं, स्केच पेन्स। तो ये इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी किट है, काफ़ी अच्छा रिटर्न गिफ्ट है बच्चों के लिए। और ये इस मरमेड थीम डेकोरेशन में ये टोटल 55 बलून्स थे और एक मरमेड टेल का फॉयल बलून था बड़े साइज़ का, और 2 स्टार शेप के फॉयल बलून्स और 2 सर्कुलर फॉयल बलून्स थे। और फ्रिल कर्टेन मेरे पास पहले ही से रखा हुआ था, मैंने छोटी बेटी की बर्थडे पे ऑर्डर किया था, तो वो उसमें 6 आए थे सेट, तो मैंने वही पिंक कलर का ही यूज़ कर लिया था। ये काफ़ी अच्छे से डिफरेंट से कलर्स हैं, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं ये वाले कलर्स। वैसे मैं फॉयल बलून्स ऑर्डर नहीं करती थी क्योंकि एक बार मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा था, लेकिन इस बार बड़ी बेटी ने काफ़ी ज़िद की तो मैंने मंगा लिया था। हम लोग दिवाली हॉलीडेज़ के बाद घर आए वापस, तो बहुत कम दिन बचे थे। वैसे तो सैटरडे को उसकी बर्थडे थी, लेकिन मैंने संडे को की थी क्योंकि जो सामान ऑर्डर किया था फिर वो डिलीवर होना था सैटरडे तक। रिटर्न गिफ्ट भी बिल्कुल एक दिन पहले ही पहुँचे। और इनफैक्ट उसकी स्टॉकिंग्स और शूज़ भी मैंने बिल्कुल उसी टाइम पे ऑर्डर किए थे, तो वो भी जस्ट संडे मॉर्निंग तक पहुंच गए थे क्योंकि दिवाली के बाद बहुत ही कम टाइम बचा था और मैंने सब जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइज़ किया। मैं उससे कह भी रही थी कि नेक्स्ट वीकेंड पे कर लें, लेकिन वो तैयार नहीं हुई, बोली अभी है बर्थडे तो अभी करनी है। और ये देखिए मैंने ये नूडल सर्विंग स्पून लिया है, इससे काफ़ी आसानी हो गई नूडल्स सर्व करने में और मिक्स करने में। ये क्वालिटी वाइज़ भी अच्छा लग रहा है, मैं इसका भी लिंक नीचे शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी ये लेने का, लेकिन अब जाके लिया है क्योंकि मेनली बच्चों की पार्टीज़ के टाइम ही ये सब चीज़ें याद आती हैं। वैसे मैंने एक और सर्विंग स्पून ले रखा है, लेकिन इससे अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। इस बार मुझे बहुत आसानी हो गई थी। और ये देखिए मैंने ये पीस फ्राई होने रखी हैं, इससे मैं बर्गर की पैटीज़ बनाऊँगी आलू में मिक्स करके। इसमें बस मैंने ऑयल थोड़ा-सा लेके इसमें पीस डाले हैं और इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और फिर थोड़ा-सा चाट मसाला डाला है। एक्चुअली सारे मसाले मैंने इसी में डाल दिए थे, आलू के हिसाब के भी, ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए इनमें और मसाले भी अच्छे से कुक हो जाएँगे। और हाँ, थोड़ा-सा ब्लैक पेपर भी डाला है इसमें मैंने और सॉल्ट डाल के मैं इसे ढक के पकाऊँगी। और ऐसे बहुत ही टेस्टी सी आलू टिक्की बन गई थी। मैंने वैसे फ्रोज़न वाली आलू टिक्की भी ऑर्डर की हुई थी क्योंकि मुझे डाउट था कि मैं पता नहीं अच्छी बर्गर की टिक्की बना पाऊँगी या नहीं। लेकिन ये काफ़ी टेस्टी सी बन गई थी और बच्चों को भी बहुत पसंद आया था बर्गर। वैसे मैं यहाँ पर एक होम शेफ़ से लेने का सोच रही थी, वो बर्गर्स बनाती हैं काफ़ी टेस्टी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा महँगा पड़ रहा था और बच्चे ज़्यादातर पूरा फिनिश नहीं करते हैं तो अक्सर वेस्ट भी जाता है। और कुछ बच्चे ज़्यादा स्पाइसी खाते नहीं हैं तो वो इसलिए फिर छोड़ देते हैं। मैंने सोचा था स्पाइसेस अपने हिसाब से डाल के, जैसे मेरे बच्चे खाते हैं उस टाइप से उतनी ही डाल के मैं बनाऊँगी। तो ये मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड करने के लिए इसमें ब्रेड एक तोड़ ली है और उसमें थोड़ी सी सॉल्ट डाल के ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। और ये देखिए मटर थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो मैंने इसे अच्छे से क्रश कर लिया और फिर अब आलूओं को क्रश कर रही हूँ और फिर साथ में मैं मिक्स कर दूँगी इसे धनिया, मटर और आलू। इसमें मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है क्योंकि कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं खा पाते हैं, तो इसलिए मैंने फिर बिल्कुल अवॉइड की है, लाल मिर्च ही ऐड की थी। इस वक्त मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने नमक डाल दिया है और लाल मिर्च और ऐड की है थोड़ी सी, और थोड़ा और चटपटा सा टेस्ट देने के लिए चाट मसाला और ऐड किया और ये वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ। ऐसे काफ़ी अच्छे से मज़ेदार सी आलू टिक्की तैयार हुई थी। ये आप खाली भी खा सकते हैं और बर्गर में भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। आगे मैं बर्गर सॉस की भी रेसिपी शेयर करूँगी। और अब मैं इसमें ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। ये मैंने एक दिन पहले रात में बना के रख ली थी। अगले दिन बस मुझे हल्का सा फ्राई करना पड़ा था और झटपट से तैयार हो गई थे बर्गर। तो बर्गर के साइज़ के हिसाब से मैंने थोड़ी बड़ी-बड़ी टिक्कीज़ बनाई हैं।
ये दिखने में तो उतनी टेस्टी नहीं लग रही, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों ने बहुत खुश होके खाया सब कुछ, उन्हें सब बहुत ही पसंद आया। और जब बच्चे तारीफ़ करते हैं आपके खाने की तो एक अलग सी खुशी होती है। और बच्चों की पार्टीज़ में मैं स्पेशली कोशिश करती हूँ कि सब कुछ मैं खुद ही बनाऊँ, ताकि मुझे पता हो कि क्या-क्या जा रहा है उसमें और हाइजीनिक वे में बना हुआ है। और इतने सालों के एक्सपीरियंस से पता भी चल गया है, आइडिया हो गया है कि बच्चे क्या शौक़ से खाते हैं, क्या नहीं खाते, तो अब मैं मेन्यू उसी हिसाब से तैयार करती हूँ। और रिटर्न गिफ्ट में मैंने ये किंडर एग्स भी ऐड किए थे, ये 16 का पैक मिल रहा था। और ये फिर अपनी बेटियों के लिए भी एक्स्ट्रा मँगाना ही था, इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया कि चलो 16 है, 2 एक्स्ट्रा हैं तो ये लोग भी खुश हो जाएँगे। और ऐसा हो नहीं सकता था कि ये लोग देखें और फिर माँगे नहीं, क्योंकि किंडर एग्स के तो सभी बच्चे दीवाने होते हैं। ये देखिए ऑलरेडी 2 गायब हो चुके हैं, दोनों ने खोल लिए थे अपने, और ऐसे एग्स की तरह ही रखे हुए हैं, क्रेट बनी हुई है ऊपर-नीचे। इस बार क्योंकि अलग-अलग रिटर्न गिफ्ट्स पैक करने का टाइम नहीं था, मैं वैसे अलग-अलग चीज़ें मँगाती हूँ और उसमें फिर गुडी बैग्स में करके अरेंज करके देती हूँ। तो इस बार मैंने बस ये पैकेट्स मँगा लिए और किंडर एग्स दे दिए साथ में, तो ये झटपट का रिटर्न गिफ्ट हो गया था। इन लोगों को बस उसी वक़्त का शौक़ होता है उसके टॉय का, और बस फिर थोड़ी देर में इधर-उधर पड़ा हुआ मिलता है। और अगर आसानी से असेंबल भी नहीं होता तब भी ये छोड़ देती हैं गुस्सा होके कि अब हमसे नहीं हो रहा है। क्योंकि आजकल के बच्चों में पेशेंस तो रहा ही नहीं है। सर मैं या हस्बैंड इन्हें फिर असेंबल करके देते हैं, तब ये थोड़ा-सा खेलती हैं उसके साथ। और अब मैं नूडल्स के लिए सब्जियां चॉप करके रख रही हूँ, ये भी मैंने 1 दिन पहले ही कर लिया था सुबह को। ये सारे काम आप पहले से कर लो तो फिर पार्टी के दिन आपको बहुत आसानी हो जाती है, सब कुछ झटपट तैयार हो जाता है। इस बार मैंने नूडल्स बनाने का प्रॉपर वीडियो देखा कुछ शेफ्स का कि प्रॉपरली कैसे बनाते हैं। मैंने बिल्कुल स्टेप वाइज़ फ़ॉलो करके इस बार नूडल्स बनाई थी, तो इसलिए बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। बच्चों ने ऑलमोस्ट पूरी फिनिश कर दी थी। तो ये नूडल्स के लिए चॉप करने का भी अलग तरीका होता है, प्रॉपरली आपको नूडल्स के ऑलमोस्ट साइज़ के ही थिन थिन चॉप करना होता है। तो ये भी मैंने देखा था तरीका, कि इसकी वेजिटेबल्स भी कैसे चॉप करें और ईज़िली ऐसे हो जाती हैं। गाजर ही बस थोड़ी हार्ड होती है, तो इसे चॉप करना बिल्कुल थिन स्लाइसेस में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन बना दी थी फिर मैंने स्ट्रिप्स और बहुत ही अच्छे से हो गया था। और बंद गोभी चॉप करने का भी तरीका मुझे सही से नहीं आता था, तो मैंने ये भी वीडियो में ही देखा था। इसका ये बीच का पार्ट ये निकाल देना चाहिए और फिर इसे 4 पीसेस में चॉप करके, और इसमें जो सेंटर में थोड़ा-सा होता है ये स्ट्रिप में कटने में मुश्किल होता है, इसलिए फिर इसे ऐसे निकाल के और थोड़ा उस पे प्रेस करके तब चॉप करें तो अच्छे से थिन स्ट्रिप्स कट जाती हैं। वीडियो में देखने में फटाफट लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, इसलिए मैंने आराम से पहले 1 दिन पहले ही करके रख लिया था ये। इसे अपने एयर टाइट कंटेनर में, तो मैंने ये कैबेज, गाजर और शिमला मिर्च एक ही कंटेनर में रख दी थी साथ में, क्योंकि ये साथ में ही पड़ जाती है नूडल्स बनाते टाइम। और प्याज मैंने अलग से रखी थी क्योंकि उसकी स्मेल होती है। नूडल्स के लिए प्याज कट करने का तरीका ऐसा होता है, इसे हॉरिजॉन्टली कट करना होता है, तब अच्छे थिन स्लाइसेस में कट हो जाती है। ऐसे मैंने फिर छोटे एयरटाइट कंटेनर में रख ली थी, इसमें बिल्कुल फ्रेश रहती है क्योंकि ये टपरवेयर का मेरा एयरटाइट कंटेनर है। और फिर थोड़ी-थोड़ी शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर मैंने पिज़्ज़ा के लिए चॉप कर लिए थे छोटे-छोटे। मैं पिज़्ज़ा में हमेशा छोटी-छोटी सब्जियाँ चॉप करके डालती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे खा लेते हैं, उनके मुँह में ज़्यादा नहीं आता, ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। ये मैंने देखा है अगर बड़ा-बड़ा कटा हुआ पड़ा होता है, जैसे बाहर का पिज़्ज़ा होता है, तो उसमें मेरी बेटी अक्सर निकाल देती है। ऐसे होता है तो फिर उसे पता भी नहीं लगता और खा लेती है आराम से। तो ये चॉपिंग का सारा काम करके मैं टेंशन फ्री हो गई थी कि अब बस असेंबल करना है और फ्राई करना है या फिर पिज़्ज़ा को बेक करना है। और ये रात में मैंने फिर डेकोरेशन की थी, ये बर्थडे बैनर है, इसमें ऐसे कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ है तो थोड़ा डिफरेंट सा है। वैसे अल्फ़ाबेट्स अलग-अलग आते हैं, उन्हें स्ट्रिंग करना होता है, इसमें 3-4 अल्फ़ाबेट्स एक साथ लगे हुए हैं। और ये मैंने फ़ॉइल कर्टेन लगा लिए थे। ये फ़ॉइल कर्टेन्स जो हैं इनमें पीछे जो ग्लू लगी हुई है ऑलरेडी,
वो इतनी हार्ड थी कि मैंने जब छोटी बेटी के उसमें लगाई थी, तो उसके बाद जब हटाई है मैंने, तो उसके साथ थोड़ा दीवार का पेंट भी निकल आया था। तो इस बार मैंने बस ऊपर से टेप लगा के चिपकाई है, और उसे उसका जो ऑलरेडी स्टिकर था वो मैंने नहीं हटाया। तो ये मैंने हाक्का नूडल्स मँगाई हुई थी, इन्हें भी मैंने बॉयल करके 1 दिन पहले ही रख लिया था। नूडल्स को भी प्रॉपर्ली बॉयल करने का एक तरीका होता है, ताकि ये ओवरकुक ना हो, इसलिए आपको पानी को पहले अच्छे से बॉयल में लाना है, फिर उनमें सॉल्ट और थोड़ा-सा ऑयल डालना है, और फिर ये सारी नूडल्स डाल देनी है, और बस 1 मिनट को आपको गैस को ऑन रखना है, फिर 1 मिनट में गैस बंद करके इसे ढक के 2-3 मिनट को रख देना है। तो ऐसे फिर नूडल्स ओवर कुक नहीं होती हैं और प्रॉपर कंसिस्टेंसी रहती है। जो अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो वो फ्राई करते टाइम में पक जाती हैं। इससे ज़्यादा अगर आप गैस ऑन करके रखेंगे तो वो ओवर कुक हो जाती हैं और सॉगी हो जाती हैं, फिर उनमें वो टेस्ट नहीं आता। नूडल्स को छानने के बाद उसमें ठंडा पानी डाल देते हैं, ताकि फिर कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, और उसमें ऑयल लगा के फिर अच्छे से रख देते हैं, ताकि वो आपस में स्टिक ना हो। फिर जब नूडल्स अच्छे से ठंडी हो गई थी, मैंने फ्रिज में रख दी थी, और फिर नेक्स्ट डे मैंने उसको सुबह ही उठ के फिर बना लिया था। नूडल्स अगर पहले से बना लो तो फिर उनका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। तो मैंने ये ऑयल लिया और उसमें चॉप्ड गार्लिक डाली, और फिर उसे बस 30 सेकंड्स के अराउंड सौटे किया होगा। फिर मैंने प्याज डाल के थोड़ी सी सौटे की। प्याज को सॉफ़्ट नहीं होने देना है। फिर मैंने जल्दी से ये सारी सब्जियां डाल दी थी, और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, और साथ ही मैंने ब्लैक पेपर, वाइट पेपर डाला। फिर सोया सॉस और विनेगर डाला। सब चीज़ें मैंने थोड़ी-थोड़ी करके ही बढ़ाई हैं। बाद में मुझे जब टेस्ट कम लगा, तो वैसे तब मैंने ऐड की थोड़ी-थोड़ी और चीज़ें। वैसे इसमें चिली सॉस भी डाला जाता है, लेकिन मैं चिली सॉस नहीं ऐड करती हूँ। लेकिन इस बार मेरे पास शेज़वान सॉस पड़ा हुआ था, वो किसी के साथ फ्री आया था, उसका पाउच कैच का है मेरे पास। तो मैंने वो 1 टीस्पून डाल दिया था, उससे काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आ गया था नूडल्स में। ये नॉन स्टिक कढ़ाई भी मैंने जस्ट 1 दिन पहले ही ली थी, क्योंकि मेरे पास कोई नॉन स्टिक ऐसे कढ़ाई प्रॉपर नहीं थी जिसमें इतनी सारी स्पेस हो कि नूडल्स डाल के भी आराम से सौटे कर सकें। तो मैं जहाँ से जिस सुपरमार्केट से अपना सामान मंगाती हूँ, मैंने उन्हीं से पूछा कि उनके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो उन्होंने मुझे ये 2 ऑप्शन दिए थे, ये एक प्रेस्टीज का और एक और किसी कंपनी का मुझे याद नहीं है। तो मुझे ये प्रेस्टीज का ही समझ में आया, तो मैंने ये ऑर्डर कर दी थी वहाँ से। क्योंकि इतनी शॉर्ट नोटिस पे मैं जा नहीं सकती थी खुद ख़रीदने, और ऑनलाइन तो मंगाने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये कढ़ाई फिर फाइनली बहुत काम आई है मेरे। आराम से इसमें नूडल्स बन गई थी, और काफ़ी अच्छे से बनी थी। ये देखिए, मैंने बाद में टोमेटो केचप डाला है, और ये बहुत ही यमी सी नूडल्स तैयार हुई थी बन के। और अब मैं ये बर्गर के लिए सॉस तैयार कर रही हूँ। ये काफ़ी यमी सी सॉस बन के तैयार हुई थी। ये रेसिपी आप ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। ये मैंने 4 टेबलस्पून इसमें मेयोनेज़ लिया है। ये एगलेस मेयोनेज़ है, और इसमें फिर 2 टेबलस्पून मैंने टोमेटो केचप डाली है। फिर मस्टर्ड डालिए 1 टेबलस्पून। इतनी सॉस की क्वांटिटी से आप आराम से 8 बर्गर्स बना सकते हैं। और इसमें अराउंड मैंने हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर डाला है, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ब्लैक पेपर, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। मेरा ये ब्लैक पेपर पाउडर ख़त्म हो रहा है, मैंने ये घर पर ही बनाया था ब्लैक पेपर्स को पीस के। और अब जा रहा है थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट थोड़ा सा ही ऐड करना है, क्योंकि बाकी सॉसेस में भी होता है सॉल्ट। और एंड में ये मेरे पास ये वेज मेयोनेज़, बर्गर मेयोनेज़ था, तो ये मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा। ये एंटायरली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर दें, वरना बाकी चीज़ें भी काफ़ी अच्छा टेस्ट देंगी। और ये देखिए, यम्मी सी सॉस बन के तैयार हो गई है। ये आराम से आप स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा ख़राब होने का नहीं है। आप फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और ये बच्चों की मस्ती चल रही थी, इनको कार्डबोर्ड बॉक्स मिल गया था बस, तो इन्होंने इसका ये बना लिया। और ये रात की ही क्लिप है, मैं डेकोरेशन करने में लगी हुई थी। ये सब बिल्कुल इस वक्त मैं थकी हारी बैठी हुई थी, इसलिए मेरा हाल ऐसा लग रहा होगा। ये मैं सोचा ये आपको दिखा दूं कि ये 4 का सेट कैसे बनाते हैं। तो बस 2 के सेट बना के इन्हें एक दूसरे में टोल कर दिया जाता है। तो इस बार मैंने गार्लैंड नहीं बनाया था, और थोड़ा डिफरेंट करने के लिए ऐसे 4-4 के सेट्स लगा दिए थे दीवार पे। तो इससे फिर चारों तरफ आप लगा सकते हैं, वरना गार्लैंड एक ही तरफ हो जाता है, तो बाकी दीवारें
खाली खाली सी लगती हैं। और इस बार बैनर के साथ लगाने के लिए फॉयल बलून्स भी थे, इसलिए ये बाकी सारे बलून्स मैंने इधर उधर लगा दिए। ये है बर्थडे की सुबह का सीन। ये ऑलमोस्ट डेकोरेशन कंप्लीट हो गया था, बस जो बलून बचे हुए थे वो बेटी को शौक हो रहा था कि दरवाज़े के बाहर डेकोरेट करने का, तो वो अपने पापा का वेट कर रही थी कि वो हेल्प करेंगे बाहर डेकोरेट करने में। और ये मेरे हस्बैंड लगे हुए थे गेम डाउनलोड करने में टीवी में, और इन लोगों को भी इसी में लगाया हुआ था। और नीचे आपको वैक्यूम क्लीनर पड़ा हुआ दिख रहा होगा। मुझे यहाँ पर थोड़े कोने में जाले दिखे थे, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले ही छोटी बेटी के बर्थडे के टाइम साफ़ किए थे, उसके बाद से मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैंने जल्दी से लाके वैक्यूम क्लीनर से जाले वाले साफ़ किए। और इसी बीच फिर हम लोग को एक मक्खी दिख गई थी जो यहाँ डाइनिंग टेबल के आसपास मंडरा रही थी, तो हस्बैंड को ये आइडिया आया कि इसे वैक्यूम क्लीनर से अंदर खींच लिया जाए। ये देखिए हस्बैंड फिर इस मक्खी के साथ बिलियर्ड्स खेल रहे हैं। फिर फाइनली ज़मीन पर लेट के उन्होंने उसे कैच किया है। और शुक्र है ये पकड़ में आ गई थी, वरना मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि फिर मैंने खाना तैयार कर कर के डाइनिंग टेबल पे ही रखना था। और ये अब मैं फॉयल बलून को बुला रही हूँ। इसके साथ स्ट्रॉ आता है, वो इसमें घुसा के इसे फिल करना होता है। ये एयर पम्प से नहीं हो सकता है, डायरेक्टली माउथ से ही करना पड़ता है, इसलिए मुझे ये काम बहुत बुरा लगता है। तो फाइनली फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं ये कर देता हूँ। इस वक्त तक अब मेरे नूडल्स भी तैयार हो गई थी, बस मुझे पिज़्ज़ा बनाना रह गया था। तो मैंने सारे फॉयल बलून्स भी डेकोरेट कर दिए थे, फिर उसके बाद मैं किचन में गई थी दोबारा। और ये देखिए ये है मरमेड की टेल। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि इसे सीधा लगाया जाए या टेढ़ा, तो मैंने इसे उल्टा सीधा लगा के देखा पहले, फिर ये हुआ कि चलो अब ऐसा ही सही है। और ये था हमारे डोर से बाहर का लुक। ये बड़ी बेटी ने ही अपने आप डायरेक्शन दे के डेकोरेट करवाया है। तो ये है फिर फाइनल लुक हमारे डेकोरेशंस का। डोर के पास मैंने वही पेपर फ्लावर्स लगा दिए थे जो मैंने छोटी बेटी की बर्थडे पे बनाए थे, और वो लकीली इस थीम से मैच भी कर रहे थे उनके कलर्स। और ये साथ में मैंने दाल चावल चढ़ाए हुए हैं दोपहर के खाने के लिए, ताकि खाना भी जल्दी से निपट जाए। और ये मैंने छोटी टेबल पे ये सब रख रखा है डिस्पोजेबल कटलरी, ताकि बच्चों के लिए इजीली एक्सेसिबल हो। और अब मैं आ गई हूँ पिज़्ज़ा तैयार करने। पिज़्ज़ा के लिए मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, इस पे नीचे ट्रे पे भी लगाती हूँ, और फिर ऊपर से भी थोड़ा सा ड्रिज़ल करती हूँ सारा चीज़ और सब्जियाँ लगाने के बाद। तो उससे काफ़ी अच्छा सा जूसी सा पिज़्ज़ा बनता है। ये मेरी बेटियों के फ्रेंड्स का फेवरेट है, इसलिए मैं ये हर पार्टी में ज़रूर बनाती हूँ। और बड़ी बेटी जब टिफ़िन में भी ले जाती है तो उसके क्लासमेट्स भी बहुत शौक से खाते हैं, तो वो मैं उसे ज़्यादा रख के देती हूँ कि वो आराम से शेयर कर सके। मेरे कन्वेक्शन ओवन में एक ऑप्शन है ब्रेड स्नैक करके, मैं उसी पे पिज़्ज़ा बनाती हूँ। वो 10-10 मिनट्स का टाइमर होता है उसमें, और तो मुझे अराउंड ये 15 मिनट्स तक रखना होता है उसमें। कभी अगर 20 मिनट्स के लिए रख जाता है, मैं भूल जाती हूँ, तो फिर ज़्यादा चीज़ ब्राउन हो जाती है, तो 15-16 मिनट्स में परफेक्टली कुक हो जाता है ये। ऐसे वेजिटेबल्स भी सॉफ्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर 10 मिनट्स भी रखूँ तो कुक तो हो जाता है, लेकिन वेजिटेबल्स सॉफ्ट नहीं होती हैं। तो और इसकी वेजिटेबल्स में क्रंच मेरी बेटी को पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं अच्छे से इसे सॉफ्ट ही करती हूँ। इसका मैं टेम्परेचर बता दूँ, ये 150 डिग्रीज़ पे रहता है इस ऑप्शन में। तो 150 डिग्रीज़ पे 15-16 मिनट्स इनफ होता है पिज़्ज़ा को कुक करने के लिए। तो ऐसे मैंने 4 पिज़्ज़ा तैयार करके रख लिए थे। जब थोड़े से ठंडे हो गए थे तो मैंने इसे क्लिंग रैप से रैप करके रखा था प्लेट को, और फिर पार्टी के टाइम में वार्म करके दिया था बच्चों को। ऊपर से मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, बस ऑरिगेनो डालती हूँ और ऑलिव ऑयल ड्रिज़ल करती हूँ। ऐसे ही बहुत यम्मी सा पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। और मैंने 8 स्लाइसेस कट किए थे पिज़्ज़ा कटर से। पिज़्ज़ा कटर होने से बहुत आसानी हो जाती है, बहुत आराम से पिज़्ज़ा कट हो जाता है और मेसी भी नहीं होता। और हर चीज़ की
छोटी सर्विंग्स रखनी चाहिए बच्चों की जब पार्टी हो स्पेशली, क्योंकि बच्चे अगर बड़ा पीस ले लेते हैं तो फिर वो पूरा नहीं खा पाते, फिर बहुत वेस्ट जाता है। इसलिए मैं काफ़ी छोटी-छोटी स्लाइसेस रखती हूँ। मैंने बर्गर के साथ भी ऐसा किया था कि बर्गर्स बना के मैंने हाफ़ में कट कर दिए थे नाइफ़ से, तो उसमें भी वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं हुआ था। वरना इतनी सारी चीज़ों में फिर बच्चे पूरा बर्गर फ़िनिश नहीं कर पाते हैं। तो मैंने बर्गर बन्स को थोड़ा-सा सेंक लिया था फ्राइंग पैन पे, और ये है मेरे बर्गर के लिए आलू टिक्की। ये फ्रिज में रखे हुए ऐसी दिख रही हैं, लेकिन फिर मैंने इन्हें जब फ्राई किया था तो इनकी शक्ल अच्छी हो गई थी और अच्छी फ्रेश सी लग रही थी और टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार थी। और ये हैं फ्रोज़न वाली आलू टिक्की। मुझे लगा था वो बर्गर के साइज़ की होंगी, लेकिन वो खाली खाने वाली निकली। तो वो भी मैंने थोड़े बर्गर्स में लगाई थी, लेकिन ज़्यादा अच्छा जो लग रही थी वो मेरी वाली होममेड आलू टिक्की लग रही थी बर्गर में। और ये देखिए इतने में एफएनपी से बर्थडे केक आ गया था। ये बटरफ्लाई थीम का पेस्टल केक है इसमें और चॉकलेट फ्लेवर का है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही यम्मी था। सब बच्चों को भी पसंद आया और मैंने अपने फ्रेंड नेबर्स को भी भेजा। उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की, सब पूछ रहे थे कहाँ से लिया है। और ये है बड़ी बेटी का बर्थडे लुक। इसकी ड्रेस मैंने ये लास्ट ईयर ली थी बर्थडे पे, लेकिन तब ज़्यादा बड़ी थी तो मैंने रख ली थी, तो इस साल काम आई है। और छोटी बेटी ऑब्वियसली ड्रेसेस पहनना पसंद नहीं करती, तो उसने अपना ट्रैक सूट पहन लिया है। और एफएनपी वालों ने एक मिस्टेक की थी, बेटी की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। उन्होंने एक लेटर गलत लिख दिया था, तो हम लोगों ने कहा ऐसे कैसे चलेगा। और वो जो उनका डिलीवरी बॉय था वो हमें ही ब्लेम कर रहा था कि आपने लिख के दिया होगा, तो हमने कहा हम क्यों अपने बच्चे का नाम गलत लिख के देंगे। फिर लेकिन उसने कहा कि वो चॉकलेट पर ही लिखा है, तो मैं फटाफट जाके वो चेंज करवा के लाता हूँ। तो हमने उसे फिर पेपर पे लिख के दिया। फिर वो बिल्कुल ही ऐन वक्त पर टाइम पर लेकर आया था, जब हम बिल्कुल केक निकाल के ला रहे थे कट करने के लिए। तो फिर पार्टी ओवर होने के बाद ये कुछ हाल था, सारी चेयर्स पड़ी हुई थी और बच्चों ने बलून्स भी काफ़ी फोड़ दिए थे। और पार्टी के बाद कुछ भी समेटने का दिल नहीं करता है। उस वक़्त मैं सब ऐसे ही छोड़ देती हूँ और फिर अगले दिन सुबह को ही करती हूँ। और ये देखिए केक का अंदर का लुक, कट होने के बाद टाइम नहीं था बिल्कुल भी अंदर से दिखाने का, तो ये मैं बाद में दिखा रही हूँ। मैं फाइनली लेके बैठी थी खाने। तो आज के लिए बस इतना ही। सॉरी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा।